हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है मानव संबंध उपागम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पिछले दो टॉपिक के अंदर हमने शास्त्रीय उपागम और जो वैज्ञानिक उपागम है इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा कर ली थी। इसी सीरीज में हमारे तीसरा टॉपिक है जिसके आज बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मानव संबंध उपागम, जिसे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहते हैं, शास्त्रीय प्रबंध के यांत्रिक और केवल आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित विचार के विपरीत रूप से उभरा था। मतलब ऐसा कि ऐसा मान नहीं सकते कि प्रबंधन के जो प्रबंधन कोई यंत्र है या कोई आर्थिक प्रोत्साहन का तंत्र है, ये नहीं है, बल्कि क्या है, मानव संबंध उपागम बहुत ज्यादा जरूरी है। इस उपागम की बात करें तो इसका मुख्य विचार ये था कि संगठन में सिर्फ मशीनें या फिर आर्थिक प्रोत्साहन ही नहीं, बल्कि हमारे मानवीय आवश्यकताएं, भावनाएं और अनौपचारिक संबंध, सामाजिक अंतक्रिया, ये सभी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाती है। एल्टन मेयर ने क्या किया, उनके चार तीन साथी थे। रोथलिस बर्जर थे, एरिक डिक्सन थे और व्हाइट हेड थे। तो आप नाम याद रखेंगे, इनके तीन मित्र और साथ थे। एक तो व्हाइट हेड थे, एक डिक्सन थे और एक रोथलिस बर्जर थे। तो इन तीन मित्रों के साथ इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के एक हॉथर्न वर्क्स नाम के, वर्क्स तो समझते हैं ना, जहाँ पे चीजें बनती है। एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जहाँ इलेक्ट्रिक सामान बनते हैं, जैसे बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, तार बनते हैं, या फिर ये जो इलेक्ट्रिक आप कोई भी सामान समझ सकते हैं। तो उसके क्या हाथन वर्क्स था, वर्क्स मतलब जहाँ चीजें बनती है। तो उस फैक्ट्री के अंदर जो कहाँ थी, शिकागो में, वहां पे 1924 से 1932 तक चार प्रमुख रूप से एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग किए थे, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या हाथरन प्रयोग कहा जाता है। बात करें इन प्रयोगों की, तो प्रयोग कौन कौन से थे उनके बारे में देखें। पहला प्रयोग था हमारा महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, जो हमारे 1924 से 1927 के बीच में हुआ था। बात करें प्रयोग की, तो इस प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। इस प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य ये जानना था कि प्रकाश व्यवस्था मतलब जो हमारी भौतिक कार्य परिस्थितियां होती है, इसका क्या संबंध कार्य निष्पादन से होता है। मतलब यदि भौतिक कार्य परिस्थितियों को परिवर्तित किया जाए तो इसका प्रभाव हमारे कार्य निष्पादन पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बात को चेक करने के लिए महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग किया गया था। बात करें उद्देश्य की, गहराई की, तो मेयर और उनके साथियों ने यह जानने की कोशिश की कि क्या कार्यस्थल पर रोशनी बढ़ाने या घटाने से, मतलब कार्यस्थल जहां काम हो रहा है, रोशनी को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो इससे क्या श्रमिकों की उत्पादकता पर सीधा और यांत्रिक प्रभाव पड़ता है या नहीं। जैसा कि हमारे शास्त्रीय प्रबंधन के जो सिद्धांत मानते थे, वे एक सरल मतलब कारण और प्रभाव संबंध की तलाश में थे कि ये कारण हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज चेक करना चाहते थे इसके जरिए। बात करें हमारे जो प्रयोग था उसकी, इसमें विधि का विश्लेषण की बात करें तो उन्होंने क्या किया, छह छह लड़कियों के दो समूह बनाए। उन्होंने क्या किया, छह छह लड़कियों का एक ग्रुप बनाया, जैसे छह लड़की एक ग्रुप में, छह लड़की दूसरे ग्रुप में चुनी। फिर क्या किया, यह एक नियंत्रित प्रयोग था, मतलब केवल कुछ लड़कियों पर ही किया जाने वाला प्रयोग था, जिसमें क्या एक समूह मतलब समूह में परिवर्तन किया गया और दूसरे समूह को स्थिर रखा गया ताकि परिवर्तनों के प्रभाव का सटीक आकलन किया जा सके। मतलब क्या किया, इसमें छह लड़कियों का एक समूह बनाया, दूसरे छह लड़कियों का एक समूह बनाया। छह लड़कियों को तो वैसा का वैसा जैसा अब तक चलता आया है वैसा का वैसा रखा। दूसरी छह लड़कियां जिस रूम में काम कर रही थी, उसमें पहले क्या प्रकाश को बढ़ा दिया गया, बाद में प्रकाश को घटा दिया गया। दोनों काम किए गए, जबकि दूसरे ग्रुप था जिसमें छह लड़कियां थी, उसमें वैसा का वैसा रखा गया। फिर चेक किया गया कि जो 6 लड़कियाँ थीं, जब प्रकाश को बढ़ाया गया, तो उनके कार्य निष्पादन में किस प्रकार वृद्धि हुई, या फिर घटाया गया तो कार्य निष्पादन में किस प्रकार से कमी हुई। इस चीज़ को चेक किया गया। बात करें मैं प्रयोगात्मक समूह की, तो इस समूह में प्रकाश के स्तर को जानबूझकर बदला गया। कभी प्रकाश स्तर को बढ़ाया गया, कभी प्रकाश स्तर को घटाया गया। यह परिकल्पना का परीक्षण करने का तरीका था कि मतलब कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चेक करने का एक तरीका था। नियंत्रण समूह की बात करें तो इस समूह में प्रकाश का स्तर स्थिर रखा गया। दूसरा समूह था ना, ये दो समूह बताया हमने। एक तो प्रयोगात्मक समूह मतलब जिसमें कम किया गया, ज्यादा किया गया। दूसरा नियंत्रण समूह था जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। बात करें ताकि यह देखा जा सके कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना उत्पादन में कोई बदलाव आता है या नहीं, कि मतलब जैसा का जैसे किसी भी संगठन को, किसी भी समूह को यदि छेड़ा ना जाए, मतलब वैसे के वैसे काम करने दिया जाए, तो इसमें कोई परिवर्तन आता है या वैसा का वैसा ही रहता है। तो दो समूह हो गए, एक तो प्रयोगात्मक समूह जिसमें प्रयोग किया गया, दूसरा नियंत्रण समूह जिसमें कोई प्रयोग नहीं किए गए। बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष की क्या व्याख्या आती है सामने।
तो सबसे अप्रत्याशित बात ये थी कि प्रकाश के कम या ज्यादा करने का उत्पादन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। शास्त्रीय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विपरीत केवल भौतिक परिस्थितियों को बदलने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। जैसे हमारे शास्त्रीय प्रबंधन वाले कहते हैं, उसी के अनुसार उसके विपरीत देखें तो यदि भौतिक परिस्थितियों को बदल दिया जाए तो कुछ जरूरी नहीं है इससे परिणाम भी बदले, बल्कि क्या दोनों समूह के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। मतलब जिसमें प्रयोगात्मक समूह में भी वृद्धि हुई थी, तो दूसरा हमारा जो नियंत्रण समूह था इसमें भी वृद्धि हुई थी। चाहे प्रकाश का स्तर कुछ भी रहा हो, ये एक खास बात थी। अब बात करें, शोधकर्ताओं ने शोध किया, बाद में पता चला कि वृद्धि क्यों हुई। क्यों? क्योंकि दोनों समूह को ये जानकारी थी कि उन पर प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग किया जा रहा है। श्रमिकों को पता था कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें लगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनको चुना गया है। पूरी की पूरी फैक्ट्री के अंदर, पूरी की पूरी कंपनी के अंदर उन्हीं को चुना गया है, इसीलिए उन्होंने बेहतर काम करना शुरू कर दिया। इसे ये जो अवलोकन प्रभाव था, हॉथर्न इफेक्ट, इसी ने क्या है उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया था। जब कर्मचारी को लगता है कि उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, तब जाके वो क्या करते हैं, विशेष रूप से बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं, न कि भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के बाद। बात करें ये प्रयोग क्या है, इस विचार की ओर इशारा करता है कि भौतिक परिस्थितियां सीधे तौर पर उत्पादन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि कर्मचारियों पर ध्यान देना, उन्हें मान्यता देना, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना अधिक रूप से प्रभावी होता है। यह सिर्फ पैसे या काम की जो परिस्थितियां होती है, इससे आगे बढ़ के क्या होता है, मानवीय पहलू की ओर इशारा करने वाला एक कदम था। उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, प्रयोग था हमारा 1927 से लेके 1929 तक। प्रयोग का नाम था रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग। नाम था हमारा रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग की बात करें, तो ये प्रयोग क्या है, महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग की में जो कमियां थी, उसके जवाब थे, मतलब ये कमियां थी, उनको दूर करने के लिए प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, विभिन्न भौतिक और सामाजिक सुविधाएं जैसे हमारे मजदूरी, विश्राम के क्षण, काम के घंटे, इनका क्या है उत्पादन स्तर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इस चीज को चेक करने के लिए रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग किया गया था। बात करें उद्देश्य की गहराई की, मतलब इसको उद्देश्य किस स्तर तक प्राप्त करना है, तो एल्टन मेयो जानना चाहते थे कि क्या मजदूरी में वृद्धि करके, छोटे-छोटे ब्रेक देके, काम के घंटों में कमी करके, जैसे जो कारक है, इन कारकों से उत्पादकता पर स्थायी रूप से कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। उन्होंने यह भी समझने की कोशिश की कि क्या इन सुविधाओं को वापस ले लें, कि एक बार दे दे और उन सुविधाओं को वापस ले लिया जाए, तो इससे भी क्या उत्पादन के स्तर में कोई वृद्धि होती है या घटोत्तरी होती है। तो इस चीज को समझने के लिए ये प्रयोग किया गया था। बात करें प्रयोग की, तो प्रयोग में क्या हुआ बात करें, तो उन्होंने क्या एक छोटे से समूह पे काम करना शुरू किया। मतलब कुछ लोगों को लिया, जैसे 20-25 लोगों को लिया और एक फैक्ट्री के एक स्पेशल हिस्से के अंदर उनको काम दिया, जहां उन्होंने उनको क्या है विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो दी। जैसे उनको अधिक से अधिक कार्य करने के लिए ब्रेक दिए, चाय पानी की व्यवस्था दी, अच्छा बेहतर भुगतान दिया, अच्छी कार्य स्थिति दी, ठंडा ठंडा माहौल दिया, चाय पानी सब कुछ, सारी जितनी भी सारी सुविधाएं होती है वो उन्होंने दी। कुछ समय बाद इन सुविधाओं को वापस ले लिया, मतलब सुविधाएं देनी बंद कर दी, मतलब उन सुविधाओं को समाप्त कर दिया और देखना चाहा इस सुविधाएं देने के बाद क्या हुआ और सुविधाओं को वापस लेने के बाद क्या परिवर्तन होता है हमारे उत्पादन के स्तर में। निष्कर्षों की व्याख्या करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकले। तो निष्कर्षों की व्याख्या देखें, तो जब सुविधाओं में वृद्धि की गई तो उत्पादन में भी स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई, ये तो साफ साफ देखने को मिला। लेकिन जब सुविधाओं को समाप्त कर दिए गए, तो पहले तो उत्पादन में थोड़ी गिरावट आती, क्यों, क्योंकि कर्मचारी हो सकता है थोड़े नाराज हो, लेकिन कुछ समय बाद उत्पादन में दोबारा से वृद्धि हो जाती है। यह निष्कर्ष क्या है, शास्त्रीय सिद्धांतों के लिए जो चौंकाने वाला है, मतलब यह तो उसके बिल्कुल विपरीत था। शोधकर्ताओं ने फिर निष्कर्ष निकाला कि परिवर्तन इसलिए हुआ, क्यों, क्योंकि श्रमिकों को प्रयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी थी कि उन पर यह प्रैक्टिकल या प्रयोग किया जा रहा है, और उन्होंने महसूस किया कि उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसको फिर भी जारी रखा जब उनकी सुविधाएं खत्म कर दी गई। इस प्रक्रिया में श्रमिकों ने कंपनी में एक अनौपचारिक समूह बना लिया था, जहाँ वे एक-दूसरे का समर्थन करते थे। मतलब उन्होंने एक-दूसरे से समर्थन करके कहा कि हमारा हमें सुविधाएँ बढ़ी, तो हमें काम बढ़ा देना चाहिए। जैसे सुविधाएँ खत्म हुई, तो उन्होंने एक साथ निर्णय लिया कि काम को घटा देना चाहिए। लास्ट में बीच में उन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस काम बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से उनके क्या अनौपचारिक समूह बन गए थे, जो क्या करते एक-दूसरे को प्रेरित किया करते थे। यह समूह क्या एक सामाजिक इकाई के रूप में भी काम किया करते थे, कि काम बंद तो सारों सभी ने एक साथ काम बंद किया, शुरू किया तो सभी ने एक साथ काम शुरू किया, अर्थात एक तरह की सामाजिक इकाई के रूप में ही काम करने लगे। अंतिम रूप से निष्कर्ष देखें, तो इस प्रयोग से माना गया कि कार्य संतुष्टि मूलतः क्या अनौपचारिक संरचना पर निर्भर करती है। क्या कार्य संतुष्टि कैसे?
अनौपचारिक संरचना पे निर्भर करती है, मतलब उन्होंने जो सामाजिक समूह बनाए थे, उन पे निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि 25 में से 40-24 तो काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा। कर रहे हैं तो पूरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो पूरे ही नहीं कर रहे। यानी कि कर्मचारियों के आपसी संबंध, उनके समूह का सामाजिक वातावरण, न कि केवल भौतिक और आर्थिक प्रोत्साहनों पे ये निर्भर करता है। ये सामाजिक संबंधों और मानवीय अंतःक्रियाएँ हैं, इनके महत्व पर जोर देने वाला एक ठोस प्रमाण साबित हुआ। तीसरे प्रयोग की बात करें, तीसरा प्रयोग था उनका साक्षात्कार प्रयोग, जो हमारे 1929 से 1931 तक चला था। प्रयोग की बात करें तो यह प्रयोग श्रमिकों की भावनाओं, दृष्टिकोणों को सीधे समझने पे केंद्रित था। ये क्या करता था, श्रमिकों की जो भावनाएँ हैं और दृष्टिकोण है, उसको समझने पे केंद्रित था। क्यों? क्योंकि पिछले प्रयोग जो 2 थे, उनमें दर्शाया गया था कि सिर्फ भौतिक कार्य की उत्पादकता को बढ़ावा नहीं दे सकते। बात करें ये हमारे साक्षात्कार प्रयोग की, तो इसके उद्देश्य की क्या गहराई थी कि मेयो और उसकी टीम ये जानना चाहते थे कि श्रमिकों के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या शिकायतें हैं और कार्यस्थल पर उनकी कैसी भावनाएं हैं। वे क्या है, एक औपचारिक सर्वेक्षण से परे जाके व्यक्तिगत स्तर पे एक समझ बनाना चाहते थे। बात करें प्रैक्टिकल की, तो उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया इस पे, तो मेयो और उनके साथियों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के 21,126 श्रमिकों का क्या किया, व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया, मतलब बैठाया और उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया। यह एक विशाल और गहन सर्वेक्षण था। उनसे पूछा गया कि उनकी क्या समस्याएं हैं, कुछ चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी बात है, उनसे बातचीत की गई, जिसमें क्या श्रमिकों को अपनी बात कहने का अवसर मिला कि वो क्या सोचते हैं। इस प्रयोग की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि कंपनी के जो प्रबंधक थे, उन्होंने भी इसमें पूर्ण भागीदारी दी, मतलब जो मैनेजमेंट ग्रुप था, ये भी इसके अंदर बैठा करता था, जिन्होंने क्या श्रमिकों की समस्याओं को समझने में गहरी रुचि दिखाई थी। तो यह, और बात करें तो यह एक सहयोगी दृष्टिकोण था, जहां पे प्रबंधन ने श्रमिकों को एक संसाधन के रूप में देखा, न कि केवल एक उत्पादन इकाई के रूप में देखा। बात करें जो ये प्रयोग था, तो इसके निष्कर्ष क्या है? तो कंपनी के द्वारा पहली बार श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए उठाए गए जो कदम थे, उन कदमों को श्रमिकों ने सकारात्मक ढंग से लिया कि भैया हमारी भी सुनी जा रही है। उन्हें पहली बार लगा कि वे भी कंपनी का महत्वपूर्ण अंग है और उनकी बातों को भी महत्व दिया जा रहा है। बात करें प्रयोग के महत्व की, तो इस प्रयोग ने यह स्थापित कर दिया कि श्रमिकों की कार्य संतुष्टि और उत्पादकता में सुधार के लिए क्या संचार, मान्यता, सम्मान जैसे गैर आर्थिक कारक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करें इसकी, तो यह पुनः पुष्टि करता है किस बात की, कि कार्य संतुष्टि मूलतः अनौपचारिक संरचना और मानव संबंधों पर निर्भर करती है। श्रमिकों को सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि व्यक्ति के रूप में जाना जाना उनकी प्रेरणा को बढ़ा देता है, कि उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो व्यक्ति है और उनके सुख दुख और उनके विचार भी मायने रखते हैं, तब जाके उत्पादन बढ़ता है। बात करें हमारे अगला प्रयोग तो बैंक वायरिंग प्रयोग, जो हमारे 1931 से 1932 तक चला था। यह प्रयोग की बात करें तो यह प्रयोग विशेष रूप से अनौपचारिक समूह के दबाव, सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत उत्पादन पर उनके जो प्रभाव है, उनको समझने के लिए डिजाइन किया गया था, 1931 से 1932 तक। बात करें इसके उद्देश्य की गहराई, मतलब किस स्तर तक ये क्या जानना चाहते थे, तो मेयो ये जानना चाहते थे कि क्या श्रमिक विशेष रूप से एक समूह में काम करते समय क्या करते हैं, एक समूह में काम करते समय अपनी स्वयं की उत्पादन दरें और नियम बनाते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्ले-जी कंपनी के अंदर काम करता है, तो जो समूह होते हैं वो क्या करते हैं, ये सोचेंगे कि जैसे संगठन ने तो आपको टारगेट दिया है कि रोज के आपको 100 बिस्किट का पैकेट बनाने हैं, लेकिन समूह सोचेगा कि 100 नहीं, अपन तो ऐसा करते हैं 70 बनाएंगे। तो ये चेक करना चाहते थे कि संगठन जो उनको टारगेट देता है, क्या समूह भी खुद अपने टारगेट डिसाइड करते हैं या नहीं। भले ही औपचारिक रूप से उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिए कितना ही अधिक वेतन मिलता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद के नियम या खुद की दरें भी निर्धारित करते कि हमें तो रोज का इतना काम करना है। विधि का कैसे विश्लेषण करें, तो यह प्रयोग क्या सोल्डरिंग टर्मिनल और तार बनाने वाले श्रमिक थे, इनके एक समूह पे किया गया था। जो सोल्डरिंग टर्मिनल का मतलब जो तार जोड़ने के लिए जो एक फंक्शन होता है, आपने कभी देखा होगा जैसे सोल्डर करते हैं वहां पे, और तार लगाने वाले समूह होते हैं, उन पर किया गया एक प्रयोग था। यह विभाग समूह था, क्या था, यह विभाग समूह था जहां पे हमारे वेतन उत्पादन के आधार पे मिलता था, जितना काम करोगे उतना वेतन मिलेगा, जो शास्त्रीय प्रबंधन की विभेदीकृत मजदूरी दर प्रणाली के जैसा का जैसा था, यानी कि जितना अधिक उत्पादन उतनी ज्यादा कमाई। तो उस पर यह प्रयोग किया गया था। बात करें प्रयोग हो गया, तो प्रयोग की क्या निष्कर्ष निकलेंगे उसकी बात करें, तो श्रमिकों ने कार्य के कुछ निश्चित सामाजिक मानक बना लिए, खुद ने क्या है सामाजिक मानक बनाए, भले ही उन्हें अधिक उत्पादन करने पर अधिक वेतन मिलता हो। यह शास्त्रीय प्रबंधन के लिए जो आर्थिक प्रेरणा की अवधारणा थी, इसके बिल्कुल खिलाफ था।
समूह के नियम और सामाजिक दबाव क्या आर्थिक प्रोत्साहन से ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुए। बात करें इनके समूह की, तो समूह कौन-कौन से थे? समूह की बात करें इस प्रयोग के दौरान, एक समूह था हमारा रेट बस्टर। रेट बस्टर की बात करें तो कुछ अधिक काम करने वाले कर्मचारी थे। जैसे समूह थे, समूह के अंदर कुछ कर्मचारी क्या थे? बहुत ज़्यादा काम करते थे। जो समूह के निर्धारित अनौपचारिक मानक से अधिक का उत्पादन करते थे कि उनको संगठन ने जो टारगेट दिया है, उससे ज़्यादा उत्पादन कार्य करते थे। जो जिनको क्या नकारात्मक रूप से देखा जाता था, उनको कोई खास पसंद नहीं किया जाता था। कंपनी में रेट बस्टर कर्मचारी को दूसरे श्रमिक बिगिंग गेम खिलाते थे। मतलब हल्के-हल्के मुक्के मारना, धमकाना, तो ऐसे गेम खिलाया करते थे। यह एक प्रकार का सामाजिक दंड था ताकि इस समूह के मानदंडों का पालन करे वो। दूसरे होते थे चिज़लर। चिज़लर की बात करें तो ये बहुत कम काम करने वाले कर्मचारी थे, जो समूह के जो निर्धारित अनौपचारिक मानक है, उससे कम उत्पादन किया करते थे। जो भी स्वीकार नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि यह समूह की सामान्य उत्पादकता को कम कर सकता है। तो दोनों को ही पसंद नहीं करते, रेट बस्टर को भी और चिज़लर को भी। तीसरे होते थे स्क्विलर। स्क्विलर की बात करें, फुसफुसाने वाले, मतलब जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनको चुगली करने वाले। जो समूह के गुप्त नियमों का उल्लंघन करते हैं, मतलब गुप्त बातें होती है जो हमारे मैनेजमेंट ग्रुप को जाके वो देते हैं, मतलब चुगली करने वाले, उनको भी स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वह क्या है, अनौपचारिक समूह के नियमों के विरुद्ध जा रहे थे। उन्होंने यह भी तय कर रखा था कि कोई भी श्रमिक दूसरे श्रमिक से कार्यालय व्यवहार, जैसे हमारे सहकर्मी से की गलती बताना, इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा जिससे समूह में की एकजुटता बनी रहे। मतलब कार्यालय में आके कार्यालय व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि पर्सनल व्यवहार रखेंगे। अंतिम रूप से निष्कर्ष की बात करें तो ये प्रयोग ये दिखाता है कि औपचारिक संगठनात्मक संरचना और आर्थिक प्रोत्साहन के बजाय अनौपचारिक समूह के नियम, सामाजिक मानदंड और समूह दबाव उत्पादन और कार्य व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सामाजिक मानदंड क्या करते हैं? व्यक्तिगत आर्थिक प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। क्या सामाजिक मानदंड क्या करते हैं? व्यक्तिगत आर्थिक प्रेरणा है उससे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। ये चीज दिखाते हैं कि संगठन के भीतर एक सामाजिक वास्तविकता भी मौजूद होती है, जो क्या करती है, आधिकारिक संरचना से बिल्कुल अलग होती है। अब हम बात करें जो हॉथर्न प्रयोग हो गए, तो हॉथर्न प्रयोग के क्या-क्या निष्कर्ष निकलते हैं, मुख्य निष्कर्ष की बात करें, तो हॉथर्न अध्ययनों ने लोक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ही मूलभूत सिद्धांत दिए, जैसे कौन-कौन से? श्रमिक केवल आर्थिक प्राणी नहीं होता, मतलब उनकी प्रेरणा और उत्पादकता में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो संगठन होते हैं, संगठन के अंदर क्या है, प्रेरणा और उत्पादकता में क्या है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर अनौपचारिक संगठन का महत्व, औ औपचारिक संगठन के साथ-साथ अनौपचारिक संगठन, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, समूह के मानदंड होते हैं, ये भी बहुत मौजूद होते हैं और कार्यस्थल पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो हमारे अनौपचारिक संगठन, जैसे दोस्ती होती है, समूह होते हैं, वैसे। बात करें गैर आर्थिक प्रोत्साहन की शक्ति, तो पर्यवेक्षकों के व्यवहार, मान्यता, संचार, समूह संबंध, उत्पादन को क्या है, भौतिक परिस्थितियों या फिर आर्थिक प्रोत्साहनों से अधिक प्रभावित करते हैं। तो इस तरह हमने इनके जो सिद्धांत थे वो देखे। सिद्धांत की बात करें तो इनके जो पॉइंट्स थे, मतलब निष्कर्ष के पॉइंट्स प्रयोग के, उनको देख लिया। अब हम देखेंगे जो मानव संबंध उपागम था, जिसे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच कहते हैं, जिसे अनौपचारिक संगठन उपागम भी कह सकते हैं, इसे क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं, डॉक्टरी विधि भी कहते हैं। तो परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, तो आपको समझ बनानी है। बात करें इसकी विशेषताओं की, आलोचनाओं की और प्रासंगिकता की बात करें, सबसे पहले विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो मानव संबंध उपागम क्या करता है? शास्त्रीय प्रबंधन के अत्यधिक यांत्रिक और अमानवीय दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। इसका मुख्य ध्यान क्या है? संगठन में मानवीय आवश्यकताओं, भावनाओं, अनौपचारिक संबंधों और सामाजिक अंतक्रियाओं के महत्व पे था। अब हम देखेंगे मानव संबंध उपागम की विशेषताएं या फिर मान्यताएं क्या-क्या है। यह उपगम क्या करता है? कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित है, जो संगठन में मनुष्य की जो भूमिका है, उस पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जैसे मनुष्य को विचारों से युक्त एक इकाई मानना। तो ये उपागम क्या करता है? मनुष्य को संगठन में केवल एक मात्र मशीन न मानकर विचारों, भावनाओं, आकांक्षाओं से युक्त इकाई मानता है। यह उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतों को स्वीकार करता है कि मनुष्य है, उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतें भी होती है। फिर अनौपचारिक संबंधों का महत्व, तो ये उपगम क्या करता है? संगठन में बनने वाले अनौपचारिक संबंध के महत्व पे बल देता है। अनौपचारिक संबंध कैसे? जो हमारे औपचारिक संरचना से बिल्कुल परे होते हैं, उन संबंधों के महत्व पे बल देता है। ये मानता है कि ये संबंध क्या है? कार्य व्यवहार और उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जो ये संबंध है, ये संबंध क्या करते हैं? जो व्यक्ति के कार्य व्यवहार और उत्पादकता है, उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
बात करें सामाजिक मनुष्य की अवधारणा, तो इस उपागम के अनुसार संगठन में काम करने वाले कर्मचारी क्या है? सामाजिक मनुष्य हैं। इसका अर्थ ये है कि वह केवल आर्थिक लाभ से प्रेरित नहीं होता, बल्कि हमारे सामाजिक जुड़ाव, मान्यता और समूह संबंध में भी उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएँ निश्चित रूप से संगठन को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति दुखी है संगठन से, तो वह कार्य को प्रभावित करता है। फिर आर्थिक अभिप्रेरणा का प्रबल की बात करें, तो यह उपागम क्या करता है? आर्थिक अभिप्रेरणा जैसे हमारा वेतन होता है, इसके स्थान पर अनार्थिक प्रेरणा जैसे हमारी प्रशंसा, मान्यता, कार्य संतुष्टि, सुरक्षित वातावरण, समूह संबंध, इन चीजों पे बल देता है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि ये अधिक स्थायी स्रोत होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। फिर बात करें लोकतांत्रिक नेतृत्व की स्थापना, बात करें तो यह उपागम क्या करता है? संगठन में लोकतांत्रिक नेतृत्व की स्थापना करना चाहता है, जहाँ पे क्या है, अधीनस्थों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उनके विचारों को भी महत्व दिया जाए। तो बात करें सत्ता का प्रवाह की, जो नीचे से ऊपर हो, तो इस उपागम के अनुसार संगठन में सत्ता मतलब प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होना चाहिए, होती है। यह शास्त्रीय उपागम के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पे सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती है, तो दोनों में अंतर है। तो मानव संबंध उपागम में तो संगठन में क्या है, सत्ता नीचे से ऊपर, और बल्कि शास्त्रीय उपागम में ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती है। जहाँ क्या है, यहाँ क्या सत्ता केवल औपचारिक अधिकार नहीं होती, बल्कि अनौपचारिक समूह और समूह की स्वीकृति भी होती है। बात करें इसने क्या किया, रेबल हाइपोथेसिस है, इसको खारिज कर दिया, और जो ओवन परिकल्पना है उसको दोबारा से जीवित किया। अब बात करेंगे दोनों की, तो रेबल हाइपोथेसिस, इसे झुंड परिकल्पना भी कहते हैं, इसके बारे में तो ये क्या होती है? इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है, संगठन में काम करने वाला श्रमिक अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठन में इकट्ठा हुआ है, उसको पैसे चाहिए इसीलिए काम करने के लिए आया है, और वह क्या है, मुख्य रूप से रेबल परिकल्पना क्या कहती है, और वह मुख्य रूप से आर्थिक लाभ से प्रेरित होता है, तनख्वाह मिलेगी तो काम करेगा। हाथन प्रयोग ने यह दिखाया था कि श्रमिक केवल स्वार्थी नहीं होते, बल्कि सामाजिक संबंधों और समूह मानदंडों से प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या, रेबल जो हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, इसको खारिज कर दिया कि भैया केवल पैसे ही नहीं होते काम कराने के लिए, जो सामाजिक समूह होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, ये भी बहुत मायने रखते हैं। ओवन परिकल्पना की बात करें, ओवन जिसका नाम असली नाम था रॉबर्ट ओवन, उनके अनुसार संगठन में मशीनों की बजाय मनुष्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाथन प्रयोग ने इस विचार को दोबारा से जीवित किया कि मानवीय कारक और उनका कल्याण उत्पादकता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें अगले महत्व की, तो मानव समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। इस उपगम में क्या किया, मानव समूह को स्वार्थी, निरुद्देश्य और असंगठित मानने की बजाय उनके संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया, और ये मानते हुए कि सामाजिक संबंध बनाते हैं और सहयोग करते हैं, कि वे क्या है, सामाजिक जो हमारे लोग होते हैं, मानव समूह, ये क्या करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं और सहयोग भी करते हैं। इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया। अब ऐसा नहीं है मानवीय संबंध उपागम की आलोचना नहीं है, अच्छी बातें हैं, लेकिन आलोचना भी जरूरी है। आलोचनाओं की बात करें, अपनी अंतर्दृष्टि के बावजूद मानव संबंध उपागम की कई आधारों पर आलोचना हुई। जैसे एक तो उनको काउ सोशलिस्ट कहा, मतलब अमेरिका के ऑटो वर्कर्स यूनियन ने एल्टन मेयो को काउ सोशलिस्ट बताया। जैसे हमारे गाय को से जब दूध निकालना होता है, तो उसे पुचकारा जाता है, ल ल ल तो वो चीज होती है, गाँव को पुचकारा जाता है। इसलिए एल्टन मेयो को क्या कहा, काउ सोशलिस्ट। उनका मानना था कि मेयो श्रमिकों को पुचकारने मतलब मनोवैज्ञानिक हेर-फेर करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कि पुचकार-पुचकार के काम कराना, ताकि वे संगठन के लिए ज्यादा-ज्यादा उत्पादन करें, न कि वास्तव में उनके कल्याण में सुधार के लिए। बात करें अनौपचारिक संगठनों पर अत्यधिक बल दिया उन्होंने, तो यह उपागम क्या करता है, अनौपचारिक संगठनों पे अत्यधिक बल देता है। जबकि आलोचकों का तर्क है, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठनों का एक पूरक है, और उनके बिना प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते। मतलब दोनों के दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही हो, और दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। बात करें हाथन प्रयोग के निष्कर्षों का सामान्यीकरण। हाथन प्रयोग के निष्कर्षों को सामान्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सैंपल साइज छोटा है। पहली बार में जैसे 6 लड़के लिए, फिर कुछ समूह लिए, तो एक तरह से देखें तो सैंपल साइज इनका छोटा था। विशेषकर देखें तो पहले प्रयोग में श्रमिकों का सैंपल साइज तो बिल्कुल छोटा-सा 6 थे, जो बड़े संगठनों पे लागू करना एक तरह से समस्या का कारण बन सकता है। मतलब बड़े-बड़े संगठनों पे इनको लागू नहीं किया जा सकता। फिर बात करें जिन पे प्रयोग किया गया था, उनको पहले से जानकारी थी कि उन पे प्रयोग हो रहा है। तो पूर्व जानकारी, तो जिन श्रमिकों पर प्रयोग किया जा रहा था, उनको इसकी जानकारी थी। इस हाथन प्रभाव ने स्वयं परिणामों को प्रभावित किया है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि केवल उत्पादन में वृद्धि हुई थी, ये केवल ध्यान दिए जाने के कारण हुई थी या किसी और कारण से। हो सकता है वो उत्पादन में वृद्धि करना ही चाहते हो। फिर आर्थिक कारकों की उपेक्षा, व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए आर्थिक कारण भी
आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें क्या है इस उपागम ने बिल्कुल भुला दिया था, ये कम करके आंका था। व्यवहार में मजदूरी और अन्य जो वित्तीय प्रोत्साहन होते हैं, अभी भी क्या है श्रमिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणादायक है। फिर संघर्ष की उपेक्षा की बात करें, तो ये उपागम संगठन में संघर्ष और सत्ता के मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है और ये मानते हुए कि सहयोग हमेशा संभव है। तो ये हमने इनका आलोचनाएं देख ली। अब देखें मानव संबंध उपागम की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में। तो आलोचनाओं के बावजूद मानव संबंध उपागम आधुनिक प्रबंधन और लोक प्रशासन में अत्यधिक प्रासंगिकता लेके बैठा है। जैसे अनार्थिक प्रेरणा का महत्व, मानव संबंध उपागम ने क्या किया, आर्थिक प्रेरणा के स्थान पर अनार्थिक प्रेरणा पर बल दिया। वर्तमान में कई संगठनात्मक प्रथाएं इस सिद्धांत को दिखाती है, जैसे कि हमारे मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश की बात करें, ये क्या करते हैं, ये कर्मचारियों के कल्याण और कार्य जीवन संतुलन को महत्व देते हैं। तो पुरस्कार और मान्यता की बात करें, तो 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे जो अवसर होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों को श्रेष्ठ कार्य के लिए जो उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाते हैं। ये चीजें क्या करते हैं, अनार्थिक प्रेरणा के उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे क्या है कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। फिर कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम, लचीले कार्य घंटे, कार्य कौशल के अवसर भी क्या करते हैं, अनार्थिक प्रेरणा स्रोत की तरह कार्य करते हैं। बात करें श्रमिक संघों की वकालत की, तो यह उपागम क्या करता है, मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु श्रमिक संघों की वकालत करता है। और वर्तमान में हमारे कई श्रमिक संघ जैसे एटक मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी टू मतलब सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये इस तरह के जो श्रमिक संघ है ये मौजूद है, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काफी ज्यादा कार्य करते हैं। फिर बात करें जन भागीदारी का उदाहरण, तो मेयो का जो साक्षात्कार कार्यक्रम है, ये जन भागीदारी का एक प्रारंभिक उदाहरण था। वर्तमान में जैसी व्यवस्थाएं क्या प्रशासन में जन भागीदारी को बढ़ाने का कार्य करती है, जैसे जन सुनवाई करना, ई गवर्नमेंट गवर्नेंस पोर्टल है, नागरिक घोषणा पत्र है, ग्राम सभा है, ये सभी इसी भावना से प्रेरित है कि नागरिकों की आवाज है वो मायने रखती है। फिर शिकायत निवारण व्यवस्था की बात करें, ये उपागम क्या करता है, शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर बल देता है। वर्तमान में हमारे प्रशासनिक विभागों में विभिन्न शिकायत निवारण इकाइयों की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारे राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों की शिकायतों को सुनने के लिए अतिरिक्त निर्देशक लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार ये पद सृजित किया गया है, ताकि जो शिकायतों को सुना जा सके। ये क्या करता है, नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है, जो मानव संबंध उपागम की मूल भावनाओं को दिखाता है। तो इस तरह हमने इसको देखा, मतलब आलोचनाएं देखी, वर्तमान प्रासंगिकता देखी और विशेषताएं देखी। अब हम देखेंगे जो हमारा पहला उपागम था, मतलब शास्त्रीय उपागम और मानव संबंध उपागम, इन दोनों में कुछ अंतर है या सेम सेम से है। बात करें अंतर की, अंतर तो हमने काफी देख लिया। जैसे हम देखें संगठन पे बल की, तो शास्त्रीय उपागम क्या कहता है, ये औपचारिक संगठन पे बल देता है, जैसे नियम, संरचना, पद, सोपान। मानव संबंध उपागम की बात करें, तो अनौपचारिक संगठन संबंध, ये क्या करता है, अनौपचारिक संबंध जैसे हमारे संगठन में इन पे बल देता है। ये समूह गतिशीलता और भावनाओं इन पे भी बल देता है। प्रेरणा के आधार की बात करें, तो शास्त्रीय उपागम क्या करता है, आर्थिक प्रेरणा पर बल देता है, जैसे वेतन, बोनस, इन पे बल देता है। जबकि मानव संबंध उपागम अनार्थिक प्रेरणा पर बल देता है, जैसे मान्यता, कार्य संतुष्टि, सामाजिक संबंध, इन पे बल देता है। शास्त्रीय उपागम क्या करता है, कर्मचारियों के दृष्टिकोण की बात करें, तो शास्त्रीय उपागम संगठन में कर्मचारियों को मशीन समझता है, मतलब केवल उत्पादन के साधन के रूप में देखता है। देखिए मानव संबंध उपागम कर्मचारी की बात करें, तो कर्मचारी श्रमिकों को सामाजिक मनुष्य मानता है, मतलब इनकी भावनाओं और सामाजिक जरूरतों वाला इंसान मानता है। शास्त्रीय उपागम की बात करें, तो इसमें क्या सत्ता के प्रवाह की क्या बात कही, तो सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती है, मतलब पदानुक्रम के अनुसार अधिकार बढ़ते हैं। जबकि हमारे मानव संबंध उपागम में सत्ता नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है, मतलब प्रभाव, समूह स्वीकृति, इनको महत्व दिया जाता है। नेतृत्व शैली की बात करें, तो शास्त्रीय उपागम में नेतृत्व शैली निरंकुश प्रकार की है, मतलब आदेश पालन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन मानव संबंध उपागम में क्या, नेतृत्व शैली लोकतांत्रिक प्रकार की है, मतलब सहभागिता और परामर्श पर जोर दिया जाता है। इस संगठन की प्रकृति की बात करें, तो शास्त्रीय उपागम संगठन को बंद इकाई के रूप में मानता है, जो बाह्य पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती। जबकि हमारे मानव संबंध उपागम क्या होता है, संगठन को खुली इकाई मानता है, जो बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होती है। कार्य निष्पादन की बात करें, तो शास्त्रीय उपागम क्या करता है, सिद्धांतों के द्वारा कार्य निष्पादन की बात करता है, मतलब सर्वोत्तम सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है। जबकि मानव संबंध उपागम क्या करता है, कार्य संतुष्टि के द्वारा कार्य निष्पादन की बात करता है, मतलब संतुष्ट कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये मानता है कार्य मानव संबंध उपागम। नियंत्रण की बात करें, तो शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है, यह उपागम उच्च अधिकारी का अधीनस्थ पर पूर्ण नियंत्रण मानता है,
जबकि हमारे मानव संबंध उपागम की बात करें, तो ये उपागम आदेश की स्वीकृति सिद्धांत पे काम बल देता है। मतलब अधीनस्थ तभी आदेश मानते हैं, जब उसका वो आदेश स्वीकार करे। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने तीसरे नंबर का जो उपागम या सिद्धांत देखा, मानव संबंध उपागम। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।